नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे भारतीय दृष्टि से भारत का अनुशीलन शीर्षक के अंतर्गत भारत विद्या के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे अगर बात करें तो भारत के अनुशीलन की विभिन्न विधियों में से भारत विद्या भी एक महत्वपूर्ण पद्धति है, तरीका है, जिसके अंतर्गत हम क्या जानते हैं, भारत के इतिहास को, उसकी संस्कृति को, धर्म और साहित्य का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत भारतीय दृष्टि से इसका मूल्यांकन बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। कारण क्या है? क्योंकि ये भारत को समझने का एक प्रमुख अकादमिक माध्यम रहा है। यानी हम किसी एकेडमी के द्वारा या शैक्षिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये एक जरिया है, एक माध्यम है किसको जानने और समझने का, भारत को जानने और समझने का। भारत विद्या एक नई शैक्षिक विधा है। विलियम जोन्स, हेनरी हेनरी टॉम्स, कोले बुर्के और अगस्ट विल्हेम सेलिगल सहित 18वीं शताब्दी के अग्रणियों द्वारा निर्मित नींव पर, यानी इसकी नींव किन्होंने धरी? जो ये पाश्चात्य विचारक हैं, इन्होंने ये नींव रखी और इसी नींव पर विकसित इस अध्ययन क्षेत्र के पश्चात इसने 19वीं शताब्दी में एक नया रूप ग्रहण कर लिया या नया आकार इसने ग्रहण कर लिया। 19वीं शताब्दी के जर्मन मूल के भाषा वैज्ञानिक मैक्स मूलर भारतीय अध्ययन के शैक्षिक क्षेत्र के संस्थापकों में से एक थे। भारत विद्या पर उनकी कृतियां अत्यधिक सम्माननीय है, जिसमें एशियाटिक सोसाइटी, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, द अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी तथा जापानीज एसोसिएशन ऑफ इंडियन एंड बुद्धिस्ट स्टडीज जैसे संगठनों ने भी भारत विद्या के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर ये मुख्य संस्थाएं हैं जिन्होंने इस दिशा में कार्य किया है, जिसमें एशियाटिक सोसाइटी है, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है, द अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी है तथा जापानीज एसोसिएशन ऑफ इंडियन एंड बुद्धिस्ट स्टडी, ये संगठन है जिन्होंने इस दिशा पर कार्य किया है। अब यहाँ पर बात करें कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, तो ये ग्रंथ केंद्रित दृष्टिकोण है, यानी यहाँ नजरिया किस तरफ रहता है, ग्रंथ पर आधारित होता है। अध्ययन मुख्यतः प्राचीन ग्रंथों पर इसमें आधारित होता है। तरीका और पद्धति कौन सी होती है? भाषा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। भाषा और शब्दों के माध्यम से अर्थ की खोज की जाती है। तुलनात्मक अध्ययन इसमें किया जाता है। भारतीय और पाश्चात्य परंपराओं की तुलना भी इसमें होती है। अकादमिक और व्यवस्थित अध्ययन का ये एक तरीका है। शोध पर आधारित और विद्वतापूर्ण दृष्टिकोण इसमें अपनाया जाता है। इन्हीं को अगर विस्तार से हम देखें तो पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो क्या है? ग्रंथ केंद्रित दृष्टिकोण। यानी भारत विद्या की सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख विशेषता क्या है कि इसका अध्ययन किस पर आधारित होता है? वो हमारे प्राचीन ग्रंथों पर आधारित होता है, जिसमें वेद है, उपनिषद है, पुराण है, महाकाव्य, धर्मशास्त्र आदि का गहन अध्ययन इसमें किया जाता है। इन ग्रंथों को भारतीय संस्कृति और इतिहास को समझने का मुख्य स्रोत माना जाता है। जो शोधकर्ता होते हैं वो इन ग्रंथों के माध्यम से उस समय के समाज, धर्म और जीवन दृष्टि को जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भारत को जानने के लिए जिन ग्रंथों का सहारा लिया जाता है, उन ग्रंथों से ये जानने का प्रयास किया जाता है कि तत्कालीन परिस्थितियां, तत्कालीन समाज कैसा था और उसमें क्या घटनाएं चल रही थी। दूसरा हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं कि अध्ययन मुख्यतः प्राचीन ग्रंथों पर ही इसमें आधारित होता है। पहले जैसा ही लगभग ये पॉइंट है, लेकिन इसे अलग समझना इसलिए जरूरी है कि भारत विद्या का केंद्र प्राचीन भारत है। इसीलिए अध्ययन का फोकस या केंद्र भी क्या है? पुराने साहित्य और स्रोतों पर ही होता है। इसमें ऐतिहासिक दस्तावेज, शिलालेख, पांडुलिपियां आदि भी इसमें शामिल होते हैं। वर्तमान समाज को समझने के लिए प्राचीन ग्रंथों को आधार बनाया जाता है। यानी ग्रंथों के साथ साथ जो ऐतिहासिक शिलालेख मिलते हैं, पांडुलिपियां मिलती हैं, उनको भी इसमें महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया जाता है। तीसरा हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं कि इसको जानने का तरीका क्या है? भाषा वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत जैसी जो हमारी प्राचीन भाषाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। शब्दों में को, व्याकरण को या व्याकरण संरचना के माध्यम से ग्रंथों का सही अर्थ निकाला जाता है। भाषा के परिवर्तन से इतिहास और संस्कृति के विकास को आसानी से समझना
समझा जाता है या समझना आसान हो जाता है। तो भाषा वैज्ञानिक पद्धति का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला हम जो पॉइंट बनाएंगे, भाषा और शब्दों के माध्यम से अर्थ की खोज करना। यहाँ पर देखें, ये विशेषता भाषा वैज्ञानिक पद्धति को और भी ज्यादा स्पष्ट करती है। किसी भी ग्रंथ को समझने का सही अर्थ और सही तरीका क्या होता है? शब्दों के मूल अर्थ का अध्ययन करना। एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भों में अर्थ बदल जाते हैं और उन अर्थों को विस्तार से या गहराई से जाना जाता है। इससे क्या है कि ग्रंथों की गहराई और उसके वास्तविक संदेश को समझने में मदद मिलती है। यानी भाषा के साथ साथ शब्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक शब्द के अनेक पर्यायवाची हो सकते हैं, अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो वो निर्धारित करता है कि कौन सा शब्द किस भाषा का और किस संदर्भ में लिया गया है। तुलनात्मक अध्ययन, इस पॉइंट में हम बताएंगे कि जो भारत विद्या है इसमें विभिन्न परंपराओं की तुलना की जाती है। भारतीय संस्कृति, भारत का धर्म और दर्शन की तुलना अन्य देशों या पाश्चात्य परंपराओं से की जाती है। इससे समानताएं और विभिन्नताएं दोनों ही स्पष्ट हो जाती है। यह अध्ययन वैश्विक संदर्भ में भारत की विशेषताओं को उजागर करता है। यानी संपूर्ण विश्व में भारत में क्या विशेषताएं हैं जिससे कि भारतीय संस्कृति या भारतीय सभ्यता जो है उसको अलग तरीके से या अलग नजरिए से जाना या पहचाना जा सके। इसके बाद है भारतीय और पाश्चात्य परंपराओं की तुलना। यह तुलनात्मक अध्ययन का ही एक विशेष रूप है। भारत विद्या में भारतीय विचारों की तुलना पश्चिमी विचारों से की जाती है। यानी वैश्विक स्तर पर, जैसे कि भारत का जो धर्म है, दर्शन है या समाज व्यवस्था है, इसी के संदर्भ में इसका अंतर और समानता देखी जाती है। इससे ये समझ में आता है कि भारत की सोच किन मामलों में अन्य देशों से अलग और अनूठी है। इसके बाद हम पॉइंट बनाएंगे अकादमिक और व्यवस्थित अध्ययन। भारत विद्या एक शोध आधारित विषय है। इसमें अध्ययन एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है, जिसमें तथ्य, प्रमाणों और तर्कों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह केवल भावात्मक नहीं बल्कि बौद्धिक दृष्टिकोण भी इसमें अपनाया जाता है। तो ये बात आप यहाँ ध्यान में रखें कि ये जो अध्ययन है ये अकादमिक होता है और व्यवस्थित रूप से ये अध्ययन किया जाता है। शोध आधारित और विद्वतापूर्ण दृष्टिकोण, इसमें गहराई से अध्ययन और शोध को बहुत ही महत्व दिया जाता है। इसमें नए तथ्यों की खोज, उनका विश्लेषण और उनकी विस्तृत व्याख्या की जाती है। जो विद्वान होते हैं अपने निष्कर्षों को प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करते हैं। यह दृष्टिकोण विषय को गंभीर और गहन बनाता है। यानी इससे क्या है, विषय की गंभीरता को समझा जा सकता है। इसके बाद देखें तो भारत विद्या का योगदान क्या है। अब तक जो हमने किया वो जाना कि इनकी विशेषताएं क्या है। इसके बाद अगर हम देखें तो इस विषय पर इसका क्या योगदान है, तो यहाँ पर देखें तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों का संरक्षण और अनुवाद इसके अंतर्गत किया जाता है। इससे भारतीय संस्कृति और इतिहास को विश्व में पहचान मिलती है। भारतीय दर्शन और साहित्य के अध्ययन को भी इस क्षेत्र के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है। अब यहाँ पर देखें कि भारत विद्या की सीमाएं क्या है। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत जो शोध है वो केवल ग्रंथ केंद्रित होने के कारण ये एक सीमित क्षेत्र बन जाता है। दूसरा, जीवंत सामाजिक परंपराओं की यहाँ उपेक्षा की गई। यानी जो हमारे समाज में जीवंत और सामाजिक परंपराएं हैं उन पर अभी बहुत ज्यादा कार्य नहीं हुआ है। औपनिवेशिक प्रभाव रहा है, जिसकी सत्ता उसकी प्रमुखता यहाँ, यानी उपनिवेशवाद का प्रभाव इसमें देखा जा सकता है। अध्ययन में पाश्चात्य पूर्वाग्रह है, यानी पाश्चात्य से ज्यादा जो विचारक हैं वो प्रभावित नजर आते हैं। इसी कारण इनका दृष्टिकोण भी सीमित है। भारत की विविधता और जटिलता पूरी तरह से समझी नहीं गई है अब तक, क्योंकि भारत विभिन्नताओं का देश है। इसमें अलग अलग धर्म है, अलग जाति है, अलग संप्रदाय हैं, सबके रीति रिवाज अलग है। तो इस विविधता और जटिलता को अभी पूर्ण रूप से समझा नहीं जा सका है। ये क्या है, ये इस क्षेत्र में कार्य करने की कुछ एक लिमिटेशंस कह सकते हैं, सीमाएं कह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसका भारतीय दृष्टि से अगर मूल्यांकन की बात करें तो भारतीय दृष्टि से भारत विद्या एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन यह भारत को पुस्तकीय रूप से अधिक देखती है। यानी यहाँ ग्रंथों का सहारा ज्यादा लिया जाता है। भारतीय अनुभव, परंपरा और जीवन शैली को पूर्णतः व्यक्त यहाँ पर इसके माध्यम से नहीं हो पाया है या कर पाती है। ये जो तरीका है शोध का या ये जो पद्धति है।
अतः निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि भारत विद्या ने भारत के अध्ययन को व्यवस्थित और वैश्विक बनाया है, यानी संपूर्ण विश्व में इसकी पहचान बनी है, परंतु इसकी सीमाएं इसे पूर्ण नहीं बनाती। भारतीय दृष्टि से इसका उपयोग तभी सार्थक है जब इसे व्यापक सांस्कृतिक अनुभव और आत्मबोध के साथ जोड़ा जाए। तो ये आज हमने जो प्रश्न किया, प्राच्यवाद के अंतर्गत भारत को जानने का जो एक तरीका है या शैली है या पद्धति है, उसके अंतर्गत ये हमारा जो विषय था आज का, भारत विद्या था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।